गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना जो नया चैप्टर है रेस्पिरेशन, उसके अंदर टॉपिक है नेक्स्ट, इसका नाम है कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। जैसे कि हमने कंट्रोल जो है ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, इन सभी के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही हम कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ते हैं कि जो हम रेस्पिरेशन या जो ब्रीदिंग करते हैं उसका हम कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस होता है। ये तो बात अलग है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो ब्रीदिंग जो होती है उसका जो कंट्रोल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं नर्वस कंट्रोल और एक को हम कहते हैं केमिकल कंट्रोल जो होता है। तो उसके अंदर जो पहला आता है जिसको हम नर्वस कंट्रोल कहते हैं, तो ये जो न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन होता है यह दो प्रकार का होता है। एक को हम ऑटोमेटिक कहते हैं और एक को हम वॉलंटरी कंट्रोल कहते हैं। और एक तीसरा भी वैसे होता है, इसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं वैसे तो। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हम इन दो के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो बताया गया है वॉलंटरी जो कंट्रोल है उसके बारे में। ठीक है, तो इसको बच्चों ऐसे भी आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि ये ऑटोनोमस है और ये वॉलंटरी है। तो सबसे पहले हमारा जो वॉलंटरी कंट्रोल होता रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, वॉलंटरी कंट्रोल जो होता है हमारा रेस्पिरेशन का, वो सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स होता है उसके द्वारा वॉलंटरी कंट्रोल होता है। ठीक है, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे लगभग पूरा रेस्पिरेशन जो है इनवॉलंटरी होता है, लेकिन ये कुछ एक्सटेंट तक ये होता है जिसके द्वारा हम जो कुछ समय तक सांस को रोक सकते हैं या फिर हम इच्छा के अनुसार सांस की दर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये जो सभी होता है ये क्या होता है, वॉलंटरी होता है। और ये जो वॉलंटरी होता है इसका अंदर जो संदेश जो होते हैं वो कोर्टिको स्पाइनल जो ट्रैक्ट होती हैं उससे रेस्पिरेटरी मसल्स तक ये जाता है। ठीक है, और अगला जो कंट्रोल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंट्रोल होता है। ऑटोनोमिक जो कंट्रोल होता है इसका जो सेंटर होता है, ऑटोनोमिक का सेंटर कहाँ होता है, वो ब्रेन स्टेम के अंदर होता है। ठीक है ना, और ब्रेन स्टेम के अंदर दो हिस्से होते हैं इसके अंदर, जो जिसके अंदर ये होता है, एक का नाम है पोन्स और एक का नाम क्या है, मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, तो ऑटोनोमिक जो है न्यूरल जो कंट्रोल होता है इसको फिर हमने दो भागों में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं मेडुलरी, यानी कि जो जिसके जो सेंटर होते हैं वो मेडुला ओब्लोंगेटा में होता है। और एक को हम कहते हैं पोन्टाइन। पोन्टाइन का मतलब ये होता है कि जिसके जो सेंटर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, पोन्स के अंदर होते हैं। उसके आधार पर ही इसकी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया है, ये ऑटोनोमस है और ये पोन्टाइन है, तो इसकी ये मेडुलरी होती है। और मेडुलरी जो होती है वो मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर होती है। ठीक है, और ये जो मेडुलरी होता है इसकी फिर दो आगे टाइप हैं, जैसे आप यहाँ लिख रखिए, एक का नाम है DRG, एक का नाम क्या है VRG। DRG जो है इसका मतलब होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहते हैं इसको। ठीक है, DRG यहाँ पर बिल्कुल ये है आपने डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है। ठीक है, ये एक डोर्सल पोर्शन होता है मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर होता है, जो कि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही है कि ये क्या है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। तो ये दोनों जो ग्रुप होते हैं ये कहाँ पर होते हैं उपस्थित है, मेडुला ओब्लोंगेटा में। तो इनको हमने DRG और VRG जो है ये नाम इसके अंदर ये दिया हुआ है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं भी, ये हमारा जो मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स के अंदर जो है ये अलग अलग इसमें सेंटर होते हैं। तो ये जो यहाँ से ऊपर वाला जो रीजन होता है ये पोन्स होता है, और ये जो क्षेत्र है ये मेडुला ओब्लोंगेटा है। तो इस मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर ये दो जो सेंटर होते हैं ये बाइलेटरली होते हैं, इसके अंदर दोनों साइड में होते हैं। और ये जो भाग होता है इसको हम एंटीरियर भाग कहते हैं। ठीक है भी, और ये जो पीछे इस साइड का भाग होता है ये पोस्टीरियर पार्ट होता है इसके अंदर। तो इसके एंटीरियर भाग के अंदर ये होते हैं। तो ये जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं भी, VRG। और ये जो VRG होता है ये एक डंबल की आकृति की स्ट्रक्चर होती है ये।
बिल्कुल आपको दिखा रखी है, ये VRG है, यानी कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है। ठीक है, ये VRG है चाहे DRG है, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है जो यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर क्या होती है, वो स्थित होती है मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर। तो ये डोर्सल जो DRG जो ग्रुप होता है, ये डोर्सल साइड में होता है, इसका नाम क्या दिया गया है, डोर्सल। और ये जो है इसकी वेंट्रल साइड में, वेंट्रोलेटरली जो साइड है इसके अंदर, ये यहाँ पर मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। DRS जो DRG जो ग्रुप होता है, यह इंस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेशन होता है, यानी कि सांस अंदर लेने के लिए जो होता है, उस केस में सेंटर होते हैं, जिसको हमें आई न्यूरॉन्स कहते हैं। जबकि जो VRS होता है, इसके अंदर I और E यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन दोनों के न्यूरॉन से इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है, VRG जो है नॉर्मली जो श्वसन हम करते हैं उसमें इसका कोई भी रोल नहीं होता है। नॉर्मली DRS जो होता है उसी से इंस्पिरेशन और उसी से एक्सपीरेशन होता है। लेकिन जब हम फोर्सफुली एक्सपीरेशन करते हैं तब, यानी कि जो एक्सप्रेशन की जो प्रक्रिया है जब वो एक्टिव होती है, उस समय जो है VRS जो सिस्टम है, VRS जो ग्रुप है ऑफ न्यूरॉन से, उसका काम शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है, कि ये जो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है, DRS वाला जो है ये डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ये वेगस और ग्लोसोफेरिंजियल, इसमें ये नर्व्स होती हैं। ठीक है ना, 9th और 10th जो होती हैं ये नर्व आती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। वैसे तो ये इसकी जो पेरिफेरल जो हमारे कैमो रिसेप्टर हैं या जो बैरो रिसेप्टर होते हैं, वो जो है वहाँ से जो है इम्पल्स जो भी मैसेज होता है वो यहाँ पर वेगस और ग्लोसोफेरिंजियल जो नर्व हैं उनके द्वारा आता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है लंग्स जो होती हैं, या लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियोल है, ठीक है ना, और आर्ट्रियोल है, जो विभाग होते हैं उनके ऊपर भी कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो भी जो होती हैं यहाँ पर स्टिमुलस लगाते हैं वेगस नर्व के द्वारा। ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे इसके अंदर। तो ये जो है डोर्सल रेस्पिरेटरी जो ये सेंटर होता है जो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, तो इससे क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है। ठीक है, ये इनके बारे में हम थोड़ा बहुत बता रहे हैं भी आगे। ये दो भाग हो गए, एक का नाम ये हो गया डोर्सल, एक का नाम क्या हो गया, वेंट्रल हो गया। ठीक है, और ये जो है ये फोर्थ वेंट्रिकल है, तो इसके दोनों साइड के अंदर जो होता है ये यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पर जो ये पोन्स होता है, ये एरिया क्या है इसका, पोन्स है, ये मिड ब्रेन के अंदर आता है, और इसकी ब्रेन जो स्टेम होती है उसके अंदर आते हैं। इसमें दो एरिया यहाँ पर ये दिए रखें, ये आते हैं। ठीक है, एक का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर आता है, और एक का नाम है एपन्यूस्टिक सेंटर। ये एपन्यूस्टिक सेंटर है और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है ये इनहिबिटरी होता है, और यह इनहिबिटरी इंपल्स जो है यहाँ तक पहुंचा रहा है, यहाँ तक एपन्यूस्टिक तक। और इसके अलावा ये इनहिबिटरी सिग्नल कहाँ तक देता है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के अंदर भी। यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो होता है न्यूमोटैक्सिक जो सेंटर होता है यह इंस्पिरेशन को रोकता है। ठीक है, लेकिन इसके द्वारा जो होती है उसकी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होती है वो बढ़ जाती है न्यूमोटैक्सिक के द्वारा, और जो अपन्यूस्टिक सेंटर जो होता है वो उसकी डेप्थ को बढ़ा देता है। ठीक है ना, कितनी गहरी हम सांस लेते हैं, इसके बारे में हम अभी थोड़ा बहुत बता देते हैं कि रेट ऑफ ब्रीदिंग का मतलब क्या है। ठीक है ना, तो ये दोनों सेंटर जो होते हैं, एपन्यूस्टिक सेंटर भी है और इसमें ये भी आता है न्यूमोटैक्सिक। तो जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है, ठीक है, तो ये कैसे काम करता है अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, भी इसमें एक रिदम उत्पन्न होते हैं आगे, वो डोर्सल के द्वारा होती है, ये आती है। और एक होता है एपन्यूस्टिक सेंटर होता है भी, और ये जो है इसमें इंस्पिरेशन जो होता है उसके लिए इसमें एक एक्साइटरी इंपल्स जो होता है इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। हमारे जो ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अगर हम इनमें किस भाग का क्या रोल है वो भाग करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि मान लीजिए कि इसमें एक सेक्शन काटा गया जिसमें इस भाग को काट दिया गया ब्रेन को पोन से ऊपर, मतलब जैसे कि ये पोन से इसके ऊपर वाला जो ब्रेन है उसको काट देंगे,
तो क्या होगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, ये जो मेडुला है, यहाँ तक मेडुला है इतना एरिया, इसके नीचे वाले भाग यहाँ इसको काट देंगे तो क्या होगा, नीचे वाले जो पोर्शन है इसके अंदर जो इस भाग से इम्पल्स आएंगे नहीं, तो क्या होगी, रेस्पिरेशन बिल्कुल ही रुक जाएगी, एपनिया। फिर इन्होंने एक और कट किया था बीच के अंदर, जहाँ पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर और जो एपनोस्टिक सेंटर होता है उसके अंदर भी सेंटर किया था। ये जो न्यूमोटैक्सिक और एपनोस्टिक सेंटर जो होते हैं, ये उस ब्रीदिंग की फाइन ट्यूनिंग करते हैं, मतलब वो ऐसे इरेगुलर सी ब्रीदिंग नहीं होती है, तो ये उसके फाइन ट्यूनिंग करने के काम में आते हैं। ठीक है, आगे है ये जो DRS जो होता है, DRS जो होता है इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूरॉन्स होती हैं, इसके अंदर न्यूरॉन्स होती हैं लोकेटेड, जिनको हम NTS कहते हैं, NTS। ये ही जो न्यूरॉन होते हैं यहीं पर आके ग्लोसोफेरेंजियल और जो वैगल नर्व होती हैं, उनके जो सेंसरी जो वहाँ से सेंसरी जो नर्व आते हैं वो यहीं आके इसी, ये एक प्रकार का क्या है, NTS न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर ये उसके न्यूरॉन के अंदर ही डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है। तो इसमें ये वैगस तो ये है इसकी सेंसरी जो नर्व है, यहाँ पर आके ये इसकी एंडिंग होती है। ये NTS का मतलब होता है न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सोलिटेरियस। ठीक है, और ये ही यहाँ पर काम आता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पेरिफेरल केमोरिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर और जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं लंग्स के अंदर, वहां से जो इम्पल्स होता है वो यहाँ पर आता है वैगस नर्व के द्वारा और ग्लोसोफेजियल नर्व के द्वारा। तो ये आप एक बेसिक सी आपको स्ट्रक्चर बताई गई है हार्ट की, नहीं सॉरी ब्रेन की, यहाँ पर इसका ये रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। अच्छा एक बात और इसमें है, वो आगे आएगा आपको, जो ये वेंट्रल जो रेस्पिरेटरी ग्रुप है इसके पास यहाँ पर एक अलग से अभी एक खोज हुई है, एक स्पेशल न्यूरॉन्स की सेल खोज गई है, जिसको हमें प्री बोर्टजिंग कहते हैं, इसको सेंटर भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, प्री बोर्टजिंग सेंटर है, बोर्टजिंगर। ठीक है भी, और ये इसकी भी इसके पास एक खोज हुई थी प्री बोर्टजिंगर सेंटर की। तो इसमें क्या होता है, रिदमिक डिस्चार्ज होते हैं हमारे जो DRG के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जो DRG होता है उसके अंदर रिदमिक का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार का रिदम होती है, और ये रिदम जो होती है डोर्सल, शुरू में ये माना गया कि जो ये डोर्सल रेस्पिरेटरी जो ग्रुप होती है ये एक प्रकार का पेस मेकर के रूप में काम करता है, जैसे हमारे हार्ट में होता है वैसे ही। और इसमें एक रेस्पिरेटरी रैंप बनता है। रैंप का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल है, या आप मान लीजिए जो स्टिमुलस है, यानी कि जो DRS होता है जब ये एक्टिव होता है तो यहाँ से इम्पल्स आते हैं, तो ये क्या होता है 2 सेकंड के लिए एक्टिव होता है, फिर अगली 3 सेकंड के लिए ये इनएक्टिव रहता है। यानी कि जब ये 2 सेकंड एक्टिव होता है तो हम क्या करते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं, और जब ये अगले 3 सेकंड के लिए रेस्ट करता है तब हम क्या करते हैं, एक्सपीरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर इसकी एक्टिविटी होती है, तो इसको हम, इसका नाम दिया गया रैंप, यानी कि ये जो होता है ऐसे ऐसे टप 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 करता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो ये इम्पल्स बढ़ता है। और इसमें एक बात ध्यान रखना है, ये रैंप है, ये जैसे कि ऑटोमेटिकली 2 सेकंड के बाद ये रैंप खत्म हो गया, जब रैंप खत्म हो गया तो इंस्पिरेशन खत्म हो जाएगा। और ये जितनी इस रैंप की टाइम ड्यूरेशन जितना कम होगा, यानी कि जितनी जल्दी ये छूटता है, ये खत्म होता है, उतनी ही हमारे अंदर क्या होगी, इंस्पिरेशन छोटी होगी, यानी कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी रेट है ना वो बढ़ जाएगी। तो ये काम होता है लगभग ये 40 पर मिनट भी रेस्पिरेटरी रेट पहुंच जाती है। ठीक है ना, तो ये एक रैंप होती है जिसको हमें रेस्पिरेटरी रिदम रैंप कहते हैं। और ये जो रैंप होती है, रैंप इसकी वजह से 2 सेकंड और 3 सेकंड के लिए याद है। तो 2 सेकंड के अंदर क्या होता है कि जब ये DRS एक्टिव होता है 2 सेकंड के लिए, तो ये क्या करता है अभी, ये हमारे 2 प्रकार की मसल्स हैं। एक तो हमारे डायफ्राम में है, जो डायफ्राम के अंदर मसल है उनको हम क्या बोलते हैं, जो नर्व जाती है डायफ्राम में उसे हम बोलते हैं फ्रीनिक नर्व, इसमें जाएगी। और एक इसमें इंटरकोस्टल नर्व जाएगी, जो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल है वहां तक जाएगी। और वहां जाने के बाद ये जो है क्या करती हुई, ठीक है, वहां जाने के बाद ये, ठीक है, तो हमारे अंदर इंस्पिरेशन होगी। ठीक है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, इंस्पिरेशन होगी, और जो डायफ्राम है
वो भी इसमें रोल आता है। लेकिन हाँ, इसमें ये बात ध्यान रखनी है, जब DRS काम कर रहा है, ठीक है ना, तो VRS के पास इसके सिग्नल नहीं जा रहे। कब? जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। लेकिन जब हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है ना, उस समय क्या होता है, इस DRS सेंटर से कुछ सिग्नल जो है इस VRS के अंदर भी चले जाते हैं। और ये जो VRS है, इसमें आपको मैंने पहले बताया था, इसके अंदर इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इंस्पिरेशन भी करता है ये और एक्सपिरेशन भी करता है, और इससे जो सिग्नल आएंगे उससे फोर्सफुली जो है इंस्पिरेशन होगा। तो उसके लिए, इंस्पिरेशन के लिए नॉट ओनली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, है ना, और भी जो वहां पर इसकी जो सहायक मसल है वो भी एक्टिव होती हैं। इसके अलावा अब्डोमिनल जो मसल्स हैं वो भी क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है ना। और इससे एक एक्सपिरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो भी एक्टिव प्रोसेस के रूप में कहलाता है। तो इसमें ये कहा गया कि मतलब ये DRS जो है कि रिदम उत्पन्न कर रहा है, रैंप उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक, इसको हमें पेस मेकर नाम दिया गया था। लेकिन बाद में एक और स्ट्रक्चर का खोज की गई थी जिसका हमने BOTC नाम दिया गया था। BOTC का मतलब होता है प्री बोट जिंगर एरिया या प्री बोट जिंगर सेंटर, जिसको नाम दिया गया था। और ये प्री बोट जिंगर जो सेंटर होता है ये कहाँ पर होता है, ये हमारा जो ये VRS जो होता है इसके पास यहाँ पर ये एरिया होता है, ठीक है ना, प्री बोट जिंगर जो एरिया होता है। तो ये एक प्रकार की इसकी रिदम को क्या होता है इसमें करता है, ठीक है। और VRS के बारे में आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। अच्छा नहीं सॉरी, वो क्या नाम है, VRG। तो VRG और DRG में क्या अंतर है कि VRG नॉर्मल जो क्वाइट रेस्पिरेशन होती है उसमें इनएक्टिव होता है, और ये एक्टिव कब होता है, जब फोर्सफुली होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर हमने इंस्पिरेशन ली, एक्सपिरेशन के अंदर क्या हुआ कि हमारे जो इलास्टिक रिकॉइल होती है, जो लंग्स होती हैं वो उनके अंदर क्या होती है, वापस अपने उसी पोजीशन पर वो आ जाते हैं, या चेस्ट वाल जो होती है वो अपने आती है नॉर्मल ब्रीदिंग में। लेकिन जब फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है तो उसमें ये VRG जो होती है ये उसमें देता है, जिसके अंदर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों जो होती हैं एक्टिव प्रोसेस के रूप में आती हैं। और DRG और VRG दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं कुछ न्यूरॉन्स के द्वारा, ऐसे ऐसे जो होती है इसके अंदर ये दोनों इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। आजकल ये बातें सिद्ध हो गई। आगे आता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है, जैसे कि इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है ये पोन्स के अंदर डोर्सली जो होता है इसके ऊपर वाले जो हिस्से में है ये वहां पर होता है। और ये न्यूमोटॉक्सिक एरिया इंस्पिरेटरी जो एरिया होता है उसको इनहिबिटरी सिग्नल देता है, यानी कि ये एक प्रकार का स्विच ऑफ पॉइंट होता है, इसका इंस्पिरेटरी रैंप का, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इंस्पिरेशन अगर जैसे कि हम अगर इंस्पिरेशन ज़्यादा हुई है ना, उसकी आप मान लीजिए आप ड्यूरेशन ज़्यादा हुई, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हुई, तो उससे क्या होंगे, लंग से ज़्यादा फिल हो जाएंगे। मतलब ये है कि मान लीजिए भी ये रैंप जो है अगर छोटी हुई तो रैंप छोटी हुई तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी तो लंग्स क्या होंगे, खाली रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। यानी कि जितनी रैंप की लेंथ लंबी होगी उतने क्या होंगे, लंग्स के अंदर हवा ज़्यादा होंगे, यानी वो भरेंगे, ठीक है ना। तो इनके अंदर ये आता है। तो ये एक प्रकार का स्विच ऑफ पॉइंट रूप काम कराता है, किसके लिए, रेस्पिरेटरी रैंप के लिए आता है, ठीक है। अगर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट के रूप में काम करता है, ये आपको मैंने अभी पहले भी बताया था, तो ये स्ट्रॉन्ग अगर स्टिमुलेंट के रूप में काम करता है तो इससे जो है हमारी जो रेस्पिरेटरी रैंप है वो कम हो जाएगी। जब रेस्पिरेटरी रैंप कम होगी, आपको मैंने बताया था, अगर ये रैंप जितनी है मान लीजिए तो पूरी 2 सेकंड इंस्पिरेशन होगी, अगर ये रैंप कम होगी तो उससे कम टाइम में क्या होगी, इंस्पिरेशन होगी, फिर एक्सपिरेशन, फिर इंस्पिरेशन। तो यानी कि हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो क्या होगी, बढ़ जाती है लगभग 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट। और जब इसके जो ये वीक होता है, इसे सिग्नल जो मिलते हैं, तो उस समय जो होता है रैंप का साइज बड़ा हो जाता है। जब रैंप का साइज बड़ा हो जाएगा तो हमारी ब्रीथ रेट भी क्या होगी, भी कम हो जाती है। तो इसके अंदर ये आता है। लास्ट इसके अंदर आता है एपन्यूस्टिक सेंटर आता है। वैसे एपन्यूस्टिक सेंटर जो होता है ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के अंदर इसका इसके न्यूरोटॉक्सिक इसके ऊपर इनहिबिट करता रहता है और इसको अपने आप को काम नहीं करने देता है। मान लीजिए कभी
न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी नष्ट भी हो जाए तो एपनिस्टिक सेंटर जो होता है ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा एपनिस्टिक सेंटर जो होता है ये इंस्पिरेटरी जो सेंटर होता है वहां पर सिग्नल देता है, ठीक है ना। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर तो इसको इनहिबिट करता है, ठीक है ना, लेकिन जब उसका असर कम हो जाता है तब जो एपनिस्टिक सेंटर जो होता है ये उसके काम करता है और इससे इंस्पिरेशन बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे लंग्स जो होते हैं वो कंप्लीटली भर जाते हैं, ठीक है। वैगस नर्व जो होती है इसके अंदर इसकी रिदम ऑफ रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अगर वैगस नर्व कट जाएंगी तो ये भी नहीं हो जाएगी, रिदम बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर एक और आता है हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स भी हमारे यहाँ पर काम करता है। रिफ्लेक्स फिनोमिना को 3 प्रकार के होते हैं, तो अभी हमने जैसे पढ़े थे वो तो क्या हो गए, न्यूरल हो गए, न्यूरल में 2 हो गए ना, वो मेडुलरी और पोन्टाइन। अब एक होता है रिफ्लेक्स में। रिफ्लेक्स में क्या होता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं उनके अंदर जो होती हैं एक प्रकार के स्ट्रेच रिसेप्टर बोलते हैं, ब्रोंकियाई में, ब्रोंक्यूल्स में। तो जब लंग्स बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं तो ये रिसेप्टर काम करते हैं, ठीक है ना भाई। और ये रिसेप्टर जो होते हैं फिर वैगस नर्व के द्वारा जो है इस डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर में या रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है यहाँ पर इम्पल्स फैलते हैं और उससे क्या हुआ, इंस्पिरेशन ये रुक जाती है। लेकिन ये हैरिंग ब्रूअर जो ये फिनोमिना होता है ये तभी काम करता है जब टाइडल वॉल्यूम जो है उसकी अमाउंट 1.5 लीटर या उससे ज़्यादा होता है, ठीक है भी। तो इससे ओवर इन्फ्लेशन नहीं होता, लंग्स कुछ ज़्यादा नहीं फैल सकते। लेकिन ये जब भी होगा जब वैगस नर्व होगी। अगर हम वैगस नर्व काट देंगे तो हैरिंग ब्रूअर जो डिफ्लेशन है या जो ये है ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है ऐसे रिसेप्टर्स थे। अब आगे आते हैं, इसके अलावा 2 और आते हैं रिसेप्टर्स जिनको हम पेरिफेरल रिसेप्टर्स भी कहते हैं। अभी उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों अब अगला जो टॉपिक है जो जिसको हम क्या बोलते हैं केमिकल जो रेगुलेशन है उसके बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भी। धन्यवाद भी, ठीक है।